आज हम शुरू करने वाले हैं जैसे कि मैंने कहा था कि 50 घंटे का मेरा साइंस का सीरीज आएगा और इस 50 घंटे मैंने कहा है कि वनडे एग्जाम जितने भी होंगे या जो कक्षा 6 से लेकर के जितने भी पढ़ाई करने वाले लोग हैं लगभग सभी के लिए ये पूरी तरीके से नहीं मतलब कि क्लास के लिए तो पूरी तरीके से 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टॉपिक उसमें कंप्लीट होंगे। मेरे इस सीरीज में करीब 50-60 घंटे के वीडियोज बनेंगे उनमें, और इनमें हम आज सबसे पहले विज्ञान में शुरू करेंगे बायोलॉजी। क्या शुरू करेंगे आज? बायोलॉजी, जिसे कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को? तो बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना है, तो इसी में बायोटेक्नोलॉजी भी कंप्लीट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि आज हमारे परिवार का टोटल सेंचुरी लग गया है, मतलब सब्सक्राइबर 100 हो गए हैं, इसलिए जिन लोगों ने मदद की है सब्सक्राइबर बढ़ाने में उन सभी का धन्यवाद। आगे इसी प्रकार से अपना जारी रखना। हम आते हैं अपने आज टॉपिक बायोलॉजी के। तो बायोलॉजी को हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे जैसे मान लो कि आज तक तुमने विज्ञान नाम के विषय को सुना भी नहीं था। मान लेते कि एकदम गरीब स्तर के व्यक्ति हो, विज्ञान क्या होता है हम ये जानते भी नहीं, तो उस तरीके से शुरू करेंगे हम लोग। तो बायोलॉजी में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग मानव शरीर। क्या पढ़ेंगे? मानव शरीर। और मानव शरीर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं सभी में सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक आता है। इसमें से क्वेश्चन जरूर रहते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी। फिर इस मानव शरीर में क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है मानव आहार। इसमें पढ़ना है आहार कि आहार क्या क्या है। फिर इसमें मानव श्वसन कि श्वसन क्या है। फिर पाचन, यानी कि पाचन पढ़ना है हम लोगों को। फिर उसके बाद में परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। फिर इसमें पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन कौन कौन से तंत्र हैं। फिर इसमें पढ़ना होगा मानव जनन। जनन पढ़ना है हम लोगों को, जनन। फिर इसमें हम लोग आगे के जो भी चीजें होंगे जैसे में जनन हो गया, फिर और क्या बच रहा है इसमें। इस क्रम से जैसे चैप्टर आगे आता रहेगा वैसे वैसे चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे मानव आहार। हम लोग शुरू करेंगे आज मानव आहार। तो सबसे पहले ये है कि भाई मानव आहार क्यों जरूरी है। तो मानव आहार मतलब हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम जो भी चीजें खाते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाता है? आहार। जो चीजें हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाते हैं उसे हम कहते हैं भोजन या आहार। और आहार का काम क्या है? तो हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन के कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता के लिए। दूसरा, हमारे शरीर में मेंटेनेंस, यानी कि अगर कहीं पर टूट फूट हुई है दिन भर काम करने के बाद, जहां पर भी हमारी कोशिकाओं को क्षति हुई है या जितनी कोशिकाओं की हानि हुई होती है या हमारे शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है ऊर्जा की। तो ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए हम जिन जिन चीजों की से अपना आहार की पूर्ति करते हैं उसे हम लोग कहते हैं भोजन। कैसे समझना? यानी हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति करने के लिए या हमारे शरीर में मेंटेनेंस यानी शरीर की जो टूट फूटी है उसको बनाए रखने के लिए हम जिन चीजों को खाते हैं उसे कहते हैं भोजन। ठीक है, तो भोजन में क्या क्या चीजें सम्मिलित है? तो हम लोग आते हैं पहले भोजन। तो भोजन में जो चीजें उपलब्ध होती हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं मुख्य और एक भाग कहते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है कि जिनकी हमें आवश्यकता कम पड़ती है, और मुख्य का मतलब हमारे शरीर में इनकी आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है, सबसे अधिक। तो मुख्य में क्या क्या सम्मिलित होते हैं भाई? जैसे नंबर 1 पे तो रहता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है वसा। इनकी बहुत अधिक आवश्यकता हमारे शरीर में दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए। सूक्ष्म यानी जिनकी आवश्यकता कम पड़ेगी वो है इसमें जैसे विटामिन और दूसरा है इसमें
खनिज, खनिज मतलब जैसे आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब है। और एक और लेते हैं इसमें जल। जल ऐसे तो ये सूक्ष्म में रखा जाता है जल, लेकिन समझ लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जल के बिना तो जीवन ही नहीं, कहा ही गया जल ही जीवन है। तो इनको हम लोग इतने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, मुख्य और सूक्ष्म। जिनको ये हमारे शरीर में कम आवश्यकता होती है उन्हें हम लोग कहते हैं सूक्ष्म तत्व, और जिनकी आवश्यकता सबसे अधिक हमारे शरीर में होती है उसे कहते हैं मुख्य। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब एक चीज याद रखना कि हमारे शरीर में सबसे तेजी से जो ऊर्जा प्रदान करना है, जैसे मान लो कि तुमने काम किया और काम करने के बाद तुम चाहते हो कि तुम्हारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो, तो तुम्हें क्या खाना होगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की क्यों आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन हमारे शरीर में आवश्यकता होती है हमारी शरीर की मांसपेशियों को, हड्डियों को मजबूत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को क्यों खाते हैं हम लोग? अपने हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, जल्दी से ऊर्जा प्रदान करने के लिए। प्रोटीन क्यों खाते हैं? हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए। और तीसरा है वसा, तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की वृद्धि करने के लिए या ऊर्जा को संचित करने के लिए। ऊर्जा को संचित करके जो हम लोग रखते हैं उसे कहते हैं वसा। फिर है विटामिन। इसका काम क्या है विटामिन का? रोगों से रक्षा करने के लिए, रोगों से रक्षा करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो हमारे शरीर में विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है? रोगों से रक्षा करने के लिए। खनिज की क्यों आवश्यकता होती है? तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संचालित करने के लिए, जैसे श्वसन क्रिया में अगर मान लो हमारे शरीर में आयरन नहीं है तो हमारे शरीर में ठीक से श्वसन क्रिया नहीं हो पाएगी। हमारी हड्डियों में मान लो कैल्शियम नहीं है तो हमारी हड्डियां क्या हो जाएंगी? कमजोर हो जाएंगी। तो मिनरल्स के भी बहुत काम है, मतलब कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। अगर सोडियम की आवश्यकता, सोडियम की कमी है तो हमारे मस्तिष्क तक ठीक से सूचनाओं का संचालन नहीं हो पाएगा, मतलब हमारी जो संवेदी तंत्र है, जो संवेदी तंत्रिका तंत्र है, उसकी क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता में कमी आ जाएगी। तो खनिज का काम भी बहुत से है। और जल को तो जानते हो कि हमारे शरीर में इसकी सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत से काम है इसके कामों को गिना नहीं सकते। तो हम लोग इसमें सबसे पहला स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। किसकी शुरुआत करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। चलो अच्छा, मान लो जैसे कि तुम्हें मान लो कि याद नहीं आता कि जल से कौन कौन काम होता है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो तुमने भोजन खाया, अब अगर तुमने मान लो भोजन खाया और तुम्हारे भोजन में जल न हो तो मुंह में जाने के बाद वो ठीक से पहली बार तो पूछा नहीं जा पाएगा, मतलब ठीक से उसको चबाया नहीं जा सकता। तो भोजन को ठीक से चबाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। फिर जब वो आइसोफेगस नलिका से हमारे स्टमक यानी आमाशय में जाएगा, अगर पानी नहीं रहेगा तो वो आमाशय में ठीक से नहीं जाएगा, बीच में ही अटक जाएगा, फिर हिचकियां चालू हो जाएंगी। अब मान लो कि आमाशय से फिर छोटी आंत में गया तो छोटी आंत में भी उसका पाचन नहीं, मतलब समस्याएं बहुत है। अगर मान लो सब कुछ हो गया फिर पानी की कमी हो गई तो हमारे शरीर से ठीक से उसका उत्सर्जन नहीं किया जा पाएगा, मतलब मल के रूप में इसे हम ठीक से त्याग नहीं पाएंगे अगर जल की कमी हो जाएगी तो। और हमारे शरीर में जो पसीने के रूप में निकलता है, मतलब अमोनिया जो शरीर से बाहर निकलता है उत्सर्जन के रूप में, अगर पानी की कमी होगी तो अमोनिया हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब बीमारियां बहुत से उत्पन्न होंगी। ठीक है, ऐसी प्रकार से जल के ये सब कार्य लिख लेना। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसको याद रखना कि किन किन चीजों से मिलकर बना है, क्योंकि इस बार की पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछा था। पीसीएस में क्वेश्चन ये था कि याद रखना क्वेश्चन कि नाइट्रोजन निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है। देखो इस बार के जैसे पीसीएस एग्जाम में आया था कि निम्न में से किसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, उसमें ऑप्शन था डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट और एक था तीन ऑप्शन ये मालूम है। तो अगर जिसने इस बात को अगर याद रखा होता है कि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एक प्रोटीन भी था,
तो प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है और कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होते। इनमें क्या क्या होते हैं, कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन। इन तीनों से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। अब कहोगे सर ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, तो याद करो कि जब फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो होते हैं वायुमंडल से क्या अवशोषित करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और जड़ से क्या आता है पत्तियों तक, तो जल से क्या लेते हैं, हाइड्रोजन। और वायुमंडल में और जल में क्या उपस्थित होता है, ऑक्सीजन। इन तीनों से मिलकर बनता है क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बारे में और भी विशेषता समझ लेना कि मैंने कहा कि अगर हमारे शरीर में तुम चाहते हो कि ऊर्जा तुम्हें तुरंत प्रदान हो, जैसे मान लो कि कोई खिलाड़ी है क्रिकेट खेलने गया, क्रिकेट खेल के आया और उसके शरीर में एकदम से ऊर्जा का लॉस हो चुका है, अब वो ठीक से चल फिर नहीं पाता है। ऐसे समय में मान लो कि उसको ऊर्जा चाहिए फिर से अपने आप को तरोताजा करने के लिए, तो उसे क्या खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। और जो चावल है, जो चावल हम लोग खाते हैं वो चावल कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही मुख्य स्रोत है, बहुत तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है। चावल में बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और बहुत अधिक ऊर्जा प्रदान करता है चावल। इसलिए दुनिया में सबसे अधिक, नेचर ने किसको बना कर दिया है, चावल। सबसे अधिक विश्व में उत्पादन जो होता है वो किसका होता है, चावल का। और सबसे अधिक विश्व में खाया जाने वाला कौन सा अनाज है, तो वो भी कौन है, चावल है। तो याद रखना कि चावल सबसे मुख्य कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, ठीक है। अब इसमें हम लोग आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और क्या होता है, तो जो भी चीज तुम लोग जैसे जो भी चीज हम लोग खाते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं अगर वो हमें मीठा लगता है तो मान लेना कि वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। पहले के समय में वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो जितनी भी चीजें मीठी होती है उनके लिए जिम्मेदार कौन है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने खोजा है कि नहीं, प्रोटीन जो है ये कार्बोहाइड्रेट से भी कुछ ऐसे प्रोटीन है, सभी प्रोटीन नहीं, कुछ ऐसे प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट से भी मीठे होते हैं। जैसे कि बहुत बार देखते हो लिखा रहता है कि कहीं पर दुकान पे गए तो लिखा रहता है कि शुगर फ्री आइसक्रीम। शुगर फ्री आइसक्रीम का मतलब कि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मीठा होगा वो लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, उसमें किसकी मात्रा होगी, प्रोटीन की मात्रा। तो जिस पर भी शुगर फ्री लिखा होगा इसका मतलब है कि वो किससे मुक्त है, कार्बोहाइड्रेट से मुक्त है। और मैंने कहा कि पहले के समय वैज्ञानिक मानते थे कि जो भी मीठा चीज होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही कहते थे। लेकिन हाल ही में खोजा गया कि प्रोटीन, कुछ प्रोटीन तो ऐसे है कि कार्बोहाइड्रेट से कई गुना मीठे होते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना कि जो पेड़ पौधे होते हैं, चलो अच्छा इसका पहले हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं फिर उसका समझ में आता है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सामान्य भाषा में और क्या कहते हैं, इसे या तो हम लोग कहते हैं सुक्रोज, इसे या तो हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज सामान्य भाषा में। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं, या फिर इसे हम लोग कहते हैं ग्लूकोज या फिर शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, शर्करा, ग्लूकोज या शर्करा, इन दोनों नामों से जाना जाता है। कार्बोहाइड्रेट को सामान्य भाषा में कहते हैं ग्लूकोज या फिर शर्करा। तो देखना ग्लूकोज को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड, क्या होता है, मोनोसेकेराइड। और दूसरा होता है जिसे कहते हैं डाइसेकेराइड, क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड। और तीसरा जो होता है वो होता है पॉलीसेकेराइड, क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कौन कौन आता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो को बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं सिंगल, मतलब सिंगल को बायोलॉजी की भाषा में मोनो कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर बना होता है, सिर्फ एक ग्लूकोज के अणु से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कौन कौन आता है, ये एग्जांपल याद रखना, मोनोसेकेराइड में कौन कौन आता है। तो इसमें पहला आता है ग्लूकोज, कौन होता है, ग्लूकोज। दूसरा होता है फ्रुक्टोज, दूसरा कौन होता है, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज। और तीसरा होता है गैलेक्टोज, तीसरा कौन होता है, गैलेक्टोज।
ग्लूकोज को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं ग्रेप्स शुगर। ग्रेप्स यानी अंगूर वाला, ग्रेप्स शुगर के नाम से भी जाना जाता है। जिन व्यक्ति को डायबिटीज हुआ रहता है यानी शुगर हुआ रहता है, उस व्यक्ति को मना किया जाता है कि वो अंगूर न खाए। क्यों कहा जाता है, मना किया जाता है? क्योंकि अंगूर में अधिक मात्रा में क्या होती है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज अंगूर में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, अंगूर में सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, ग्लूकोज। अब याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको ऊर्जा तुरंत चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए, उसे खाना चाहिए, तो हमने बताया ग्रेप शुगर। अब याद रखना कि जिन व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा चाहिए, मतलब कुछ काम करके आया और उसका शरीर कमजोर हो गया है, हम चाहते हैं कि हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिले, तो हमें क्या खाना चाहिए, ऐसे में अंगूर खाना चाहिए, क्योंकि अंगूर में बड़ी मात्रा में क्या है, ग्लूकोज है। तो क्या इसे हमें पचाने की आवश्यकता होगी, तो नहीं। क्यों नहीं पचाने की आवश्यकता होती है, इसे खाने के बाद तुरंत ऊर्जा क्यों मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि जो मोनोसेकेराइड होते हैं ये ग्लूकोज के एक ही अणु से मिलकर बनता है। मतलब हम जो जितनी भी चीजें खाते हैं हमें किस रूप में तोड़ना होता है, इस ग्लूकोज के रूप में तोड़ना पड़ता है, तब जाकर वो हमारे लिए ऊर्जा की आवश्यकता ऊर्जा की पूर्ति करता है। क्योंकि ये जो अंगूर है, जो ग्रेप्स है, ये ग्लूकोज जो है ये ऑलरेडी किसमें है, एक अणु का मिलकर बना है, इसलिए अंगूर खाने में तुरंत ऊर्जा में मिल जाती है। ठीक है। फ्रुक्टोज, जितने भी फल हमें मीठे लगते हैं, जितने भी फल हमें मीठे लगते हैं, उसके मीठेपन का कारण क्या है, उनमें कौन सा मिलता है भाई, कार्बोहाइड्रेट, तो मिलता है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज को हम लोग कहते हैं फ्रूट शुगर भी कहते हैं। फ्रुक्टोज को क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर। तो फ्रूट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि उसके अंदर फ्रुक्टोज नामक क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर है गैलेक्टोज, ये सामान्य है, ये भी याद रखना। और याद रखना कि ये तीनों लोग क्या है, तीनों भाई हैं, तीनों एक ही अणु से मिलकर बने हैं, यानी एक ही अणु के बने होते हैं। डाइसेकेराइड क्या होते हैं भाई, जो एक अणु से मिलकर बने हैं, हमने ये तीनों नाम दिया है। मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। लेकिन जो दो अणु से मिलकर बने हैं, जो एक था तो हमने इसको कहा ग्लूकोज, जो दो अणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग डाइसेकेराइड। डाई का मतलब होता है दो, बायोलॉजी की भाषा में डाई का मतलब होता है दो। डाई का मतलब क्या होता है, दो। तो यानी कि जिनमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं डाइसेकेराइड। इसमें कौन कौन आता है भाई, तो इसमें याद रखना, ये एग्जांपल याद रखना, सुक्रोज कौन होता है, सुक्रोज। दूसरा होता है माल्टोज, दूसरा होता है माल्टोज। तीसरा होता है लैक्टोज, तीसरा होता है लैक्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज को एक अन्य और नाम से जाना जाता है, सुक्रोज को कहा जाता है शुगर केन या केन शुगर भी कहा जाता है, क्योंकि गन्ने में जो अधिक मात्रा में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, गन्ना मीठा लगता है, उसके मीठा होने के कारण क्या है, सुक्रोज होता है। इसलिए इसका सुक्रोज को अन्य नाम क्या है, इसका नाम है केन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, वही शुगर केन जो कहते हैं उसी को उल्टा है। तो पूछा जाता है कि केन शुगर किस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं, तो याद रखना कि सुक्रोज। ये सुक्रोज किन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, एक अणु इसमें ग्लूकोज का होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सुक्रोज किन अणुओं से मिलकर बना है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना है। यानी कि मतलब अगर तुम वो गन्ने का रस पीते हो तो तुम्हारी दो आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। एक तो जितना तुम्हें अंगूर से रस प्राप्त होने वाला था, अंगूर में जो फायदा मिलने वाला वो भी मिलेगा, प्लस फल से जो फायदा होने वाली है दोनों मिलेंगे, वो भी मिलेगा। तो सुक्रोज जो होता है वो दो अणु से मिलकर बना होता है। एक अणु किसका होता है, ग्लूकोज का, एक अणु किसका होता है, फ्रुक्टोज का। तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ठीक है। अब दूसरा होता है माल्टोज। माल्टोज को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, माल्ट शुगर कहा जाता है, माल्ट शुगर। तो हमने कहा सुक्रोज और माल्टोज। माल्टोज का एक अन्य नाम क्या है, माल्ट शुगर। क्या नाम है, माल्ट शुगर। ये माल्ट शुगर कहां से प्राप्त किया जाता है, तो गन्ने से जब हम रस प्राप्त कर लेते हैं, जब गन्ने से हम रस प्राप्त कर लेते हैं तो जो उसका खुज्जा बचता है, गांव में इसे कहते हैं, जब रस निकालिए जाता है तो एक तरफ जो खोइया निकलता है, जो खुज्जा निकलता है, उस जो खुज्जा होता है उसको अगर उसमें से अगर हम रस निकालें, मतलब उसको सड़ाएं, तो उसमें से जो निकले वो जो बना होता है, खोइया जो बना होता है, वो किसका बना होता है, माल्टोज का बना होता है। इसी से शराब भी बनता है।
माल्टोज से क्या बनता है, शराब। अगर उस जो खोइया होता है, जो खुरिया होता है, अगर उसको हम ऐसे जगह पे सड़ाए जहां पर ऑक्सीजन उपस्थित ना हो तो उससे क्या बनेगा, तो एल्कोहल बनेगा, शराब बनेगा। तो माल्टोज को याद रखना कि इसे माल्ट शुगर भी कहते हैं। तीसरा होता है लैक्टोज। तो एक बात और अच्छा याद रखना कि माल्टोज जब चना अंकुरित हो, एग्जाम में पूछा है क्योंकि बहुत बार कि जब अंकुरित चना होता है उसमें कौन सा शुगर मिलता है, तो याद रखना कि माल्टोज मिलता है उसमें ना, याद रखना उसमें क्या मिलता है, माल्टोज। और जो दूध होता है, दूध में जो मीठापन होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, लैक्टोज। कौन होता है, लैक्टोज होता है। तो दूध में इसीलिए तो पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है ना, तो उसी से जुड़ा है लैक्टोज, यानी कि लैक्टोज मिलता है दूध में। फिर हम आगे आते हैं, तो देखना, देखो तो हमने कहा जैसे सुक्रोज वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना है। लैक्टोज जो होता है ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना है। ठीक है, अब तीसरा आता है हम लोगों के लिए। अच्छा एक चीज याद रखना कि अगर हमारे शरीर में मोटापा बढ़ रही है, मोटापा जब हो रहा है तो मोटापा के लिए जिम्मेदार भी कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। फैट तो होता है ये, लेकिन इससे ज्यादा जिम्मेदार कौन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये बता लेते हैं फिर उसके बाद वो बताते हैं, तो समझ में आएगा। लगता है इधर एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो इसको लगता है निकाल के फिर से समझाना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ेगा। चलो अच्छा, तो फिर हम लोग अब शुरू करते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में कि पॉलीसेकेराइड क्या होता है। पॉलीसेकेराइड, पॉली का मतलब क्या होता है भाई, पॉली का मतलब होता है बहु। पॉली का मतलब क्या होता है, बहु। बहु का मतलब याद है तुम लोगों को, त्रिभुज जब बनता था तो जिसकी बहुभुज बोलते थे ना, जिसकी में भुजाएं ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जिनमें यानी ऐसे सेकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें की ग्लूकोज के अणु 2 से ज्यादा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में भी बहुत है लेकिन मुख्य रूप से 3 जाने जाते हैं। एक इसमें आता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजन। क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन। दूसरा होता है इसमें हम लोग कहते हैं सेलुलोज। दूसरा क्या होता है, सेलुलोज। और तीसरा जो होता है वो होता है स्टार्च। तीसरा कौन होता है, स्टार्च होता है। अब इसमें से क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो समझते हैं लोग कि ग्लाइकोजन क्या होता है। तो ये याद रखना कि जैसे हम लोग जितना भी भोजन करते हैं, हमारे शरीर में जब एक्स्ट्रा भोजन हो जाता है, अधिक भोजन हो जाता है, तो उसे हमारे शरीर में क्या किया जाता है, जमा करके रखा जाता है। हमारे शरीर में जो जमा करके रखा जाता है वो किस रूप में रखा जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में रखा जाता है भाई, ग्लाइकोजन के रूप में। जब हम पाचन पढ़ाएंगे तो उसमें फिर बताएंगे कि ग्लूकोज को कैसे ग्लाइकोजन में चेंज करता है इंसुलिन की कमी पड़ जाती है तो वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो पाता, तो उसी को कहते हैं डायबिटीज कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखना कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा को संचित करके रखते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में रखते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, फिर आगे है सेलुलोज किसे कहते हैं। तो याद होगा तुम लोगों को कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका जो उनका बाहरी आवरण होता है, कोशिका का बाहरी भाग होता है पेड़ पौधे की कोशिकाओं का, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का। किसका बना होता है, सेलुलोज का। अगर हमारे अंदर सेलुलोज का पाचन होने लगता, ये बात याद रखना कि सेलुलोज का पाचन हम लोगों में नहीं होता है ना, मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अगर मानव सेलुलोज का पाचन कर लेते हैं तब फिर पृथ्वी पर से जो ऊर्जा समस्या है मानव के लिए वो क्या हो जाती, समाप्त हो जाती। मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगर सोचो कि सेलुलोज का पाचन होता तो फिर कैसा होता माहौल। तो स्कूल हम लोग जब भी जाते या जब भी जाए जो भी स्कूल जाता तो बचपन में माँ क्या करती, टिफिन में लकड़ी पैक करके भर देती या फिर घास पैक करके भर देते या फिर कभी कपास, इन सब चीजों को पैक करके भर दिया जाता, क्योंकि वो सब किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इनका पाचन नहीं हो पाता है सेलुलोज का। अगर पाचन होता हमारे लिए तो फिर पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं होती, जहां भी चलते फिरते घास उपाड़ के खा लेते।
मतलब घास खा लेते हैं, क्योंकि सेलुलोज के बने होते हैं, सेलुलोज का पाचन हमारे अंदर नहीं होता है, इसलिए हम लोग खाए बगैर, मतलब कि समझ लेना तुम एक बात इतना समझो कि इस धरती पर सबसे अधिक बुद्धिजीवी जो जीव है वो कौन है? मानव है। मानव को छोड़कर कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कि खाए बगैर मरता है। सोचो ना कितनी अजीब बात है कि सबसे अधिक बुद्धिमान भी मानव है, खाए बगैर भी मानव ही मरता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नेचर ने इसको वैसा बना दिया। मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता, तो फिर ये चौपाई कैसे करते हैं? तो चौपाओं को याद रखना कि चौपाई के जो स्टमक होते हैं, जो उसके अमाशय होते हैं, तो उसके अमाशय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक भाग में कौन बैठा होता है? HCl। एक भाग में क्या बैठा होता है? ये Cl। बाकी 3 भाग क्या होते हैं? खाली होते हैं। और इनके इन 3 भागों में, अमाशय के 3 भागों में कौन बैठा होता है? एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया पाई जाती है। यानी सेलुलोज को पचाने की क्षमता सिर्फ किसकी होती है? एक बैक्टीरिया को होती है। और वो जो चौपाए होते हैं, यानी जो घास फूस खाने वाले, जो हरी सब्जी हरे पत्तियों खाने वाले जीव होते हैं, उन्हें कहते हैं चौपाए। सिर्फ वही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अमाशय में एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया मिलती है। जैसे दीमक का नाम सुना है? दीमक लकड़ियों को खाकर पचा लेता है। क्यों? क्योंकि दीमक के अमाशय में कौन बैठा होता है? वो एक विशेष प्रकार की बैक्टीरिया। अगर वो बैक्टीरिया ना होती तो ये चौपाए भी घास को खाकर पचा नहीं पाते, वो दीमक भी लकड़ी को खाकर पचा नहीं पाता। ठीक है, तो सेलुलोज के बारे में इतना बात याद रखना। अब आते हैं स्टार्च के बारे में। तो अच्छा, याद रखना कि चौपाई, जो मैंने कहा है, चौपाई का मतलब होता है 4 पांव वाले जीव। 4 पांव वाले सभी नहीं कि कुत्ता भी खाने लगेगा घास, ऐसा वैसा बात नहीं है। मतलब जो शाकाहारी होते हैं, जैसे कि बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, इनकी अमाशय मिलता है। कुत्ते को भी मत जोड़ लेना उसमें, कुत्ता बेचारा कभी घास खाया नहीं, उसको जबरदस्ती घास खिला के मंगवा दोगे। फिर आ गया स्टार्च। कौन है? स्टार्च। जैसे हमने कहा कि मानव जो होते हैं वो जितने भी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, एक्स्ट्रा भोजन जो उनके शरीर में जाती है कार्बोहाइड्रेट, वो किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। पेड़ पौधे भी इसी प्रकार से जब भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो जो उनके शरीर में एक्स्ट्रा भोजन होता है उसको जो जमा करके रखते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्टार्च। हिंदी में कहते हैं इसे मंड। हिंदी में क्या कहते हैं? मंड। ठीक है, मेरी बात फिर से समझो। मैंने कहा कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में जो अपना भोजन बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा भोजन बना लेंगे, पेड़ पौधे अपने उपयोग के लिए तो बनाएंगे ही, अपना शरीर में उपयोग करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा भोजन हो जाएगा उसे किस रूप में जमा करके रखेंगे? स्टार्च। अब वो पेड़ पौधे स्टार्च को जहां जहां जमा करके रखेंगे, पेड़ पौधे का हम वही भाग खाते हैं। याद रखना ये। फिर से मेरी बात सुनना, स्टार्च पेड़ पौधे जो एक्स्ट्रा भोजन बनाए हैं, एक्स्ट्रा भोजन को स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, और स्टार्च को पौधे जिन जिन भाग में जमा करके रखेंगे, हम पेड़ पौधे का वही भाग खाएंगे। जैसे पालक। पालक में क्या होता है? पेड़ पौधे जो भोजन बनाए वो पत्तियों में स्टार्च को जमा करके रखेंगे। मूली, मूली जो होता है, जो पेड़ द्वारा होता है, मूली के पेड़ द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको कहाँ जमा करके रखा जाता है? मूली अपने जड़ में रखता है। आलू कहाँ जमा करके रखता है? तना में रखता है। हम लोग ग्लाइकोजन को कहाँ कहाँ जमा कर रखते हैं? तो सबसे पहले यकृत में, लीवर में जमा करते हैं। इसलिए तो सबसे पहले मोटा होते हैं तो क्या फूलता है? पेट फूलता है सबसे पहले, क्योंकि हमने सबसे पहले ग्लाइकोजन को कहाँ जमा करके रखा? अपने लीवर में। फिर उसके बाद जब वो भी हो जाएगा तो फिर कहाँ जमा करके रखेंगे? थाई, जांग में। इसलिए थाई मोटा हो जाता है, नहीं जांग मोटा हो जाता है। फिर उसके बाद कहाँ जमा कर रखते हैं? फिर उसके बाद हाथ पे मोटा होने लगता है। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधे होते हैं, जो हाँ पेड़ पौधे जो होता है स्टार्च को जिस भाग में जमा करके रखेंगे उस भाग में ही क्या होता है? उसी भाग को हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, तो लगता है तीनों पढ़ा लेंगे तब समझाएंगे अच्छा उसको बाद। हाँ चलो चलो अच्छा, फिर इसके बाद देखो अब कुछ बातें अभी समझाना है। तो जो तीनों, ये तो मैंने सिर्फ 5 कार्बोहाइड्रेट खत्म किया है, कल फैट खत्म करेंगे, फिर प्रोटीन है। तो फैट और प्रोटीन में तो ज्यादा नहीं है, बस सबसे जरूरी था क्या चीजें? ये कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को हमने समझा है, तो हमारे शरीर को अगर तुरंत ऊर्जा प्रदान करना है तो हमें क्या खाना होगा? कार्बोहाइड्रेट। और याद रखना कि हमारे शरीर में जो भोजन प्रदान, हमारे शरीर में जो हम भोजन रोज प्रतिदिन करते हैं, दिन प्रतिदिन, उस भोजन में 60% किसकी होनी चाहिए मात्रा? कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए। यानी जो हम लोग रोज भोजन करते हैं उनमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए भाई? कार्बोहाइड्रेट की, 60%। और फिर उसी में जो बचेंगे 20% मान के चलो कि फैट, 20% क्या लोगे? 20% वसा और 20% प्रोटीन। तो इतनी चीजें की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक हमें किसकी आवश्यकता होगी? कार्बोहाइड्रेट को। और अगर पूछे कि एक पुरुष को दिन भर में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
एक पुरुष को ऊर्जा की कितनी दिन भर में आवश्यकता होती है, तो करीब 2800 कैलोरी। गांव में कितनी चाहिए, 2800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। और महिलाओं को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है दिन प्रतिदिन के लिए, एक पुरुष के लिए है ये ना, ये पुरुष के लिए है। एक महिला के लिए कितनी आवश्यकता होगी भाई दिन प्रतिदिन की ऊर्जा के लिए, तो 2100 कैलोरी। इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि प्रकृति ने, नेचर ने पुरुष को लेबर बना के भेजा है, मजदूर बना के भेजा है कि पुरुष को 2800 चाहिए और महिला को मात्र 2100 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। इसका मतलब नेचर ने ही पुरुष को लेबर बना के, मजदूर बना के भेजा है, इसीलिए बेचारे रोज मजदूरी पे लगे रहते हैं। और मेन रीजन यही होता है। तो चलो फिर कल हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इसमें आगे की बातें। तब तक के लिए बाय।